हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कैपिटल बजटिंग इंट्रोडक्शन। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशंस और 2 एग्जाम्पल कराए थे और बताया था हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना होता है। आज हम अपने उसी के आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आगे का टॉपिक। ये है चैप्टर नंबर 3, कैपिटल बजटिंग, और ये हमारा इंट्रोडक्शन है। कैपिटल बजटिंग इंट्रोडक्शन। हम लोग 3 इलस्ट्रेशन तक कर चुके हैं। अब हम 4th इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और 4th इलस्ट्रेशन में एक दो मिस्टेक हैं। जरा पहले हम उस मिस्टेक को ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो एक दो छोटी छोटी सी मिस्टेक है, उसको हम यहां पर ठीक कर लेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है मेरे पास RST Limited is planning to initial a new machine costing rupees 15 लाख। मेरे पास जो मशीन की कॉस्ट है वो 15 लाख है और बाय मिस्टेक यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कितना लिख दिया है 16 लाख। अब हमें आगे देखना होगा कि हमें ये वाली वैल्यू ठीक है या ये वाली वैल्यू ठीक है। अभी हम आगे पढ़ के चेक करते हैं। विद द salvage value of 1 lakh after 5 years of life, following information is available in respect of a machine। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं हम लोग इसके आगे। एनुअल प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स फॉर ईयर 1। फर्स्ट ईयर जो है हम 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं एंड टू इंक्रीज 10,000 यूनिट्स पर ईयर ओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स प्रोडक्शन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। मतलब उसके आगे पहले साल तो हम लोग करेंगे 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन, उसके आगे के हर साल हम 10-10 हजार यूनिट और ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे। तो पहले साल 1 लाख, फिर 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000। सेलिंग प्राइस दे रखा है 16 का, वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज की, और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये बाय मिस्टेक 72 लाख है। ये एक्चुअली ये सिर्फ 2 है, 7 है ही नहीं। ये सिर्फ 2 लाख रुपीज है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वो बाय चांस बाय मिस्टेक 7 लग गया है। इसके बाद देखते हैं टैक्स रेट है 30% का और जो डेप्रिसिएशन है वो 20% WDV से है। तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला जो आंसर है 15 लाख यही ठीक है। आंसर के अंदर आप इसे 16 को 15 कर लें। आंसर में आप 16 को 15 कर ले। ये 2 मिस्टेक्स थी, ये मैंने आपको बता दिया। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है और जो कॉस्ट है वो 16 ना होकर 15 ही है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। 20% और 5 इयर्स के लिए बोला गया है, तो हमने वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा इलस्ट्रेशन है, अगर हम बात करते हैं 3.4 देखिए अब इसके आगे क्या है। 3.4 में सबसे पहला काम होता है मेरा इनिशियल निकालने का, जिसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। और यहां पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ मशीन ही दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मशीन, और वो है मेरे पास 15 लाख। तो पहला आंसर तो यहां पर ये निकल गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट आंसर है। अब हम सेकंड आंसर की बात करें तो उसे कहते हैं हम लोग सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट को बोलते हैं हम लोग कैश इनफ्लो।
कैश इनफ्लो, ये हमारा निकलेगा सेकंड आंसर। ये था हमारा फर्स्ट, कैश इनफ्लो। अब इसके लिए क्योंकि 5 सालों का दे रखा है तो मुझे 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ये 5 कॉलम बना दिए। चलिए देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं यूनिट्स की। यूनिट्स कितनी है? 1 लाख। सेकंड में 1,10,000, फिर 1,20,000, 1,30,000 और 1,40,000। ये मैंने आपको बता दिया था। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पहले साल जो यूनिट्स है वो 1 लाख है, उसके बाद हर साल 10-10 हजार की यूनिट्स इंक्रीज होती जाएगी। अब यहां पर है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तभी तो सेल निकलेगी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है हमारे पास क्वेश्चन में 16 रुपीज की है, @16 के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो यहां पर हम लिख भी लेते हैं 16, 16, 16, 16 और 16। इसको कट भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 16 दे ही रखा है। अब यहां पे निकालते हैं हम अपना मेन पॉइंट जिसे हम सेल कहते हैं। तो यहां हो जाएगा 16 लाख रुपीस की सेल हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,60,000 का हो जाएगा। इसके बाद आप सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हो जाएगा 19,20,000 का, उसके बाद 20,80,000 का एंड लास्ट 22,40,000 का। ठीक है, सेल्स में से माइनस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। ये दे रखिए @10 के अकॉर्डिंग। जितनी ऊपर यूनिट्स है इनटू में 10 के अकॉर्डिंग गिवन है हमारे को वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल 10 के अकॉर्डिंग है। यहां पे देखिए 1 लाख इंटू 10 हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। ये हमने निकाल लिया सेल्स माइनस वीसी किया तो आ गया कंट्रीब्यूशन। सिक्स लाख 6,60,000, 7,20,000, 7,80,000 और यहां हो जाएगा 8,40,000। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वो दे रखा है क्वेश्चन में हमारे को 2 लाख रुपीस का। अब सेल्स माइनस वीसी की बात करें तो सेल्स माइनस वीसी होता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से एफसी को बात करें तो आता है मेरा ईबीआईटी। अब ये माइनस होने के बाद आ गया 4,60,000, 5,20,000, 5,80,000 और यहां हो जाएगा 6,40,000। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया? ईबीआईटी। और इसमें से हम लेस कर देंगे अब हमारा मेन पॉइंट डेप्रिसिएशन जो है @20%।
WDV से, याद रखना @20% WDV से है। ये वो मेन पॉइंट है जो हमें करना होता है इस चैप्टर के अंदर। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा आप यहां पे देख सकते हैं। मेरी मशीन की कॉस्ट है 15 लाख रुपीस की, तो 15 लाख का 20% मैंने आपको करा दिया था, वैसे सिखा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। एक बार फिर बता रहा हूं हम कैसे निकालते हैं, वो जरा ध्यान से देखना। 15 लाख है मेरे पास, इनटू में 20% किया तो आ गया 3 लाख रुपीस। तो यहां से 3 लाख किया और माइनस इक्वल टू, फिर इनटू में 20% किया तो आ गया 2,40,000, फिर माइनस इक्वल टू, फिर इनटू में 20% किया तो आ गया 1,92,000, और यहां पर हो जाएगा माइनस इक्वल टू, इनटू किया 20% तो आ गया 1,53,600, एंड लास्ट बचेगा माइनस इक्वल टू, इनटू में 20% किया तो आ गया 1,22,880, और माइनस इक्वल टू किया तो वैल्यू हम लिख लेते हैं 4,91,520, हम ऊपर लिख लेते हैं 4,91,520। इस वैल्यू को मैं अलग से एक बार लिख लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा नहीं करना पड़ेगा इसीलिए लिख लेते हैं। अब ये माइनस होने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो मेरा बचता है उसे कहते हैं हम ईबीटी। अब ईबीटी कितना आ गया वो लिख लेते हैं। यहां पर आ गया 1 लाख, यहां पर 2,20,000। अब मैं देख के लिख रहा हूं यहां से, तो 3,28,000 ये आ गया, 4,26,400 ये आ गया, एंड 5,17,120 ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स, और क्वेश्चन में टैक्स है 30% का। अब इसका 30% निकाला तो आ गया, पहले का तो 30,000 ही आ गया, और ये हो जाएगा EAT। पहले का 30,000 हो गया, सेकंड का 66,000 हो गया, नेक्स्ट का आ गया 98,400, उससे नेक्स्ट का आ गया 1,27,920, एंड 1,55,136 आ गया। अब माइनस करने के बाद जो बचेगा, यहां पर आ गया 70,000, 1,54,000, 2,296,000, 298,480, एंड लास्ट 3,61,984। देखिए कुछ नहीं करा, ये तो आप समझदार ही हैं, सिर्फ ईबीटी में से टैक्स माइनस किया तो ये ईएटी आ गया, और इसके अंदर फिर हमने एडिड बैक किया डेप्रिसिएशन को, जो हमने ऊपर लगाया था। एडिड बैक किया डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था 3 लाख वाला, ये जो है ये वाला 3 लाख हमने वापस ऐड किया, 2,40,000 ऐड किया, 1,92,000 ऐड किया, 1,53,600 ऐड किया, 1,22,880 ऐड किया। इसके बाद जो हमारे पास बचेगा उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, उसको हम बोलते हैं कैश इनफ्लो। अब वो कितना बचा, वो आ गया 3,70,000, तो पहले वाला आ गया। नेक्स्ट है 3,94,000,
उससे नेक्स्ट है 4,21,600, 4,52,080 एंड लास्ट 4,84,864। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। देखो फर्स्ट आंसर था 15 लाख, सेकंड आंसर आ गया मेरे पास कैश इनफ्लो के रूप में, ये सेकंड आंसर आ गया। ये हमारा था फर्स्ट वाला आंसर, ये सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड और इसका लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। अब हम आते हैं अपने टर्मिनल पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे मैंने आपको बता दिया था टर्मिनल पॉइंट इन केस ऑफ अ WDV, क्योंकि ये भी हमारा WDV है। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट था, जिसका आंसर दो तरीके से आता है, स्क्रैप वैल्यू प्लस या माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस या माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहां पर देखेंगे, जरा यहां पे ध्यान से समझना, स्क्रैप वैल्यू कितना है, ये है मेरे पास 1,20,000 लास्ट क्वेश्चन में था। अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपीस की। यहां पर अगर हम बात करें अपने इस क्वेश्चन की, तो यहां पर हमें दे रखा है स्क्रैप वैल्यू ओनली ₹1 लाख। अब मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, लॉस ऑन सेल अगर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस ऑन सेल होगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, मेरी मशीन की जो वैल्यू बची थी वो बची थी 4,91,520। और ये कैसे बची थी, मेरी मशीन है 15 लाख रुपीस की। 15 लाख में से मैंने 1, 2, 3, 4 और 5, 15 लाख रुपीस में से मैंने ये पांचों जो मैंने अब हाईलाइट कर रहा हूं, इन पांचों को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो बची 4,91,520। मतलब आफ्टर 5 years द वैल्यू ऑफ मशीन या फिर द वैल्यू ऑफ प्लांट इज 4,91,520 की होनी चाहिए थी, और जिसको मैंने सेल कर दिया सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस में, तो लॉस हो गया। और मैं बता चुका हूं, अगर हमें लॉस होता है तो हम प्लस करते हैं, अगर हमें लॉस होता है तो हम प्लस करते हैं लॉस ऑन सेल को, लॉस ऑन सेल को। अब कितना होगा, पहले तो लॉस ऑन सेल निकालो। 4,91,520 की चीज थी, जिसको मैंने सिर्फ 1 लाख रुपीस में बेच दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 3,91,520 का लॉस आ गया। और सेव होगा इसका 30%, क्योंकि टैक्स रेट जो दे रखा है इसका 30% दे रखा है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। 391,520 ये आ गया, इनटू में 30%, तो आ गया 117,456। तो 117,456 ये मेरा आ जाएगा लॉस, जो टर्मिनल पॉइंट में ऐड हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो 2,17,456 आ गया, और ये आ गया मेरा टर्मिनल पॉइंट, ये हमारा आंसर है, और ये आ गया मेरा टर्मिनल पॉइंट। क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए, अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का वो खत्म होता है यहां पर, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो गई है वो अप्रोच जिसको मैं कह रहा था इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच को हम स्टार्ट करते हैं।
याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इस अप्रोच को पहले समझना होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंक्रीमेंटल अप्रोच। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच है क्या, पहले तो हमें पहले वो समझना है, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं ये अप्रोच बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। तो इस अप्रोच के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इंक्रीमेंटल अप्रोच है, मान लो मेरे पास सबसे यहां पर जो पास है ना वो पेन होता है, तो मैं सारे एग्जांपल पेन पे दे रहा हूं आपको। मान लो मेरे पास ये पेन बनाने की, मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन है और जहां पर ये मैं पेन बनाता हूं। अब जिस जिस मशीन से मैं पेन बनाता हूं, एक महीने में मैं मैक्सिमम ऐसे 10,000 पेन ही बना पाता हूं। एक महीने में मैक्सिमम ऐसे 10,000 पेन बना पाता हूं और मार्केट में डिमांड आ रही है 15,000 पेन की पर मंथ। एक महीने में 10,000 पेन बना पा रहा हूं और लोग डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या फिर जो भी डिमांड करता है पेन की, वो डिमांड कर रहे हैं 15,000 पेन की। तो मुझे क्या करना चाहिए उस केस में, ये बताओ कि मुझे और पेन बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे और पेन बनाने चाहिए या नहीं चाहिए? मैं मैक्सिमम 10,000 पेन बना पा रहा हूं, तो अगर मेरी जगह आप हो तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चों के मन में आया होगा कि सर हम एक नई मशीन लगा लेंगे, लेकिन समझना मेरे पास जो एरिया है, अगर मैं उसमें एक मशीन और लगाऊंगा तो एरिया छोटा पड़ जाएगा। उसके लिए मुझे अगर एक एरिया और मैं ऑक्यूपाई करता हूं तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं नई मशीन लूंगा तो मुझे नई मशीन को ऑपरेट करने के लिए न्यू वर्कर्स भी हायर करने पड़ेंगे, फिर मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी और नई मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या मैं इतना खर्चा करके नई मशीन एक और परचेज करूं? नहीं करूंगा। नई मशीन परचेज नहीं करूंगा, पुरानी मशीन से प्रोडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, तो अल्टीमेटली करूं तो क्या करूं? यही मेरी इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, हम लोग पुरानी मशीन को बेचकर अगर न्यू टेक्नोलॉजी की नई मशीन ले लें तो उससे क्या फायदा होगा? देखो, आप में से हो सकता है किसी बच्चे के पास एक कार हो जो पुरानी हो सकता है किसी के पास आज भी मारुति 800 हो, वैसे तो मुश्किल होगा क्योंकि बंद हो चुकी है, बट हो सकता है मारुति 800 हो, या फिर कोई ऐसी कार जिसकी एवरेज कम आती हो। अगर बॉयज की बात करें तो हो सकता है उनके पास बुलेट हो पुराने वाली, जिसकी एवरेज 15 के आसपास आती थी, और आज जो नई बुलेट आई है मार्केट में उसकी एवरेज आती है अप्रोक्सीमेट 30 से 35 की। कॉस्ट जरूर बढ़ गई है, पहले वाली बुलेट की कॉस्ट 1 लाख रुपए से कम की आती थी और आज की बुलेट की कॉस्ट 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है। तो देखिए, नई मशीन लेने पर या नई बुलेट लेने पर मेरी क्या बेनिफिट हुआ समझना, मुझे एवरेज अच्छी मिल गई लेकिन कॉस्ट बढ़ गई। पॉइंट समझना मेरा जो मैं बोलना चाहता हूं। ऐसे ही इंक्रीमेंटल अप्रोच में क्या करते हैं, जब मैं पुरानी मशीन बेचूंगा, क्योंकि पुरानी मशीन से प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, अगर मैं न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन ले लूंगा तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन की कॉस्ट प्राइस भी ज्यादा होगी, यह बात भी हमें पता है। चीज समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज एक याद रखना, जो पुराने टाइम की जो कार है या फिर जो बुलेट है उसकी लाइफ कितनी है, और नए टाइम की जो मशीन्स हैं या फिर जो नई कार्स हैं उनकी लाइफ कितनी है। मारुति 800 15 20 20 साल तक लोगों ने चलाई है, याद रखना। और आज जो आप लोगों के पास कार है वो आप 20 साल तक चला सकते हैं। अब तो कार की लाइफ ही गवर्नमेंट ने 10 और 15 साल कर दी। पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है कि उसके बाद कार खराब हो जाती है, और हम लोग भी यही कहते हैं कि नई, पुराने चलते थे पहले नोकिया के फोन, नोकिया 1100 3315,
ये हमारे कुछ एडिशन मॉडल्स थे जो पहले बहुत चलते थे। 1100 अगर जमीन में गिर जाए या फेंक के भी मार देना उसे, तो वो खुल जाता था। जैसे पजल हो जाती है ना, अलग अलग खुल जाती है, बाद में उसे असेंबल कर लो, ऐसे ही वो फोन हो जाता था, टूटता नहीं था। और आज जो आपके पास या मेरे पास जो स्मार्टफोन है, उसे फेंक के मारोगे, पहली बात तो आप मारोगे ही नहीं। नोकिया के वो फोन 8-8 10-10 साल भी खराब नहीं होते थे, और आज के जो स्मार्टफोन है वो जल्दी खराब हो जाते हैं, चलते ही नहीं है 2-3 साल से ज्यादा। तो यही चीज है, नई टेक्नोलॉजी की चीज की कॉस्ट ज्यादा है, लाइफ कम है, लेकिन जो बेनिफिट्स नई टेक्नोलॉजी की चीजें देंगी वो ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली चीजें बेनिफिट्स नहीं देंगी। तो हम यही करते हैं इस अप्रोच के अंदर कि पुरानी चीज बेच देते हैं और नई चीज परचेज कर लेते हैं, और उससे जो बेनिफिट होता है उसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर बताऊंगा कि ये करते कैसे हैं। और यहां से अब हम टर्मिनल पॉइंट का थर्ड कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। देखिए, टर्मिनल पॉइंट में 4 कॉन्सेप्ट हैं। एक तो नॉर्मल जो मैंने अभी करा है, उसके अंदर एसएलएम का एक, डब्ल्यूडीवी का एक। अब ऐसे ही यहां पर अब हम करेंगे इंक्रीमेंटल अप्रोच, उसमें भी 2 कॉन्सेप्ट है, एसएलएम का एक और डब्ल्यूडीवी का एक, इसलिए 4 कॉन्सेप्ट होते हैं टोटल। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अब हम यहां पर। 5th क्वेश्चन, ये हमारे एसएलएम बेसिस पर है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फिर बता रहा हूं। ABC and company is considering a proposal to replace one of its plant costing rupees 60,000 having written down value of rupees 24,000। अब पहले तो इस लाइन का मतलब समझो। मेरे पास एक प्लांट जब मैंने लिया था तो उस टाइम पर वो प्लांट था 60,000 रुपए का। जब मैंने लिया था तब था 60,000 का, जिसकी आज की वैल्यू मेरे पास बची है सिर्फ और सिर्फ 24,000। समझ में आ गया? लिया था 60,000 का, कुछ साल यूज किया, आज की वैल्यू मेरे बुक में बच गई सिर्फ 24,000। अब नेक्स्ट लाइन, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट इज 4 years। अभी उसकी और 4 साल लाइफ बची है, मतलब मैं चाहूं तो और 4 साल तक उस प्लांट को यूज कर सकता हूं, वो खराब नहीं होगा 4 सालों तक। आफ्टर दैट नो स्क्रैप वैल्यू, और उसके बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी। आज 24,000 का प्लांट है और 4 साल लाइफ बची है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगता है हर साल प्लांट के ऊपर? क्योंकि ये एसएल मेथड है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन डिवाइडेड बाय लाइफ, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 6,000। लिख के भी बताऊंगा मैं अभी आपको ये। इसके बाद हाउएवर इफ सोल्ड टुडे, अगर मैं उसको आज ही बेच दूं, इट वॉज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000। मेरी बुक में वो 24,000 का प्लांट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में भी 24,000 का बिके। मार्केट में वो प्लांट 20,000 का बिक रहा है, ये वाला पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,30,000, और जो नई मशीन है वो कितने की है? 1,30,000 की है। इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड ऑफ द लाइफ इज 4 years, और उसकी लाइफ अभी हमारे लिए 4 साल ही होगी। देखो, पुरानी मशीन मैंने 60,000 की ली, डेप्रिसिएशन लग के कई सालों में तब वो 24,000 की हुई, उसके बाद भी 4 साल लाइफ बची है। नए प्लांट मैं ले रहा हूं 1,30,000 का, जिसकी टोटल लाइफ ही सिर्फ 4 years है। चलिए कोई बात नहीं, विद स्क्रैप वैल्यू 18,000, और नई मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 18,000 रुपए है। 1800 नहीं, 18,000 सॉरी। द न्यू मशीन ड्यू टू इट्स technological superiority is expected to contribute additional benefits before depreciation and tax to rupees 60,000। हमारी नई मशीन के कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हमें 60,000 रुपए का एडिशनल बेनिफिट होगा। इस एडिशनल बेनिफिट को ही हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट। ठीक है? Find out cash flow associated with this decision given that the tax rate is applicable to the firm is 30%। अब लास्ट लाइन जरा ध्यान से सुनना, the capital gain or loss may be taken as not subject to tax। याद रखना, यहां पर मुझे बोल दिया गया है कि कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस जो भी होगा उसको इनकम टैक्स के लिए कंसीडर नहीं करना है। इससे
अगले में जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर ये वाला लाइन नहीं लिखी होगी, तो वो पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहां पर उन्होंने मना कर दिया है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस पर टैक्स को कैलकुलेट करने से, इसीलिए नहीं करूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हमारा। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा भी देता हूं एक बार। जैसे आप देखेंगे 2012 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके अंदर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि जो इन्होंने यहां पे करने से मना किया है, हम यहां पर ये चीज करके दिखाएंगे। आप नीचे देखेंगे सॉल्यूशन में, तो यहां पे देखो इन्होंने कर भी रखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना है मुझे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट चालू हो गया है। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं इलस्ट्रेशन है ये मेरे पास 3.5, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस में से एक है, ये याद रखना। ठीक है, और अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो मेरी बुक में 63 है, आपकी बुक में भी हो सकता है 63 हो या एक आध पेज आगे पीछे होगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे निकालना होता है इनिशियल, जिसको हम बोलते हैं आउटफ्लो। आप इनिशियल बोले या आउटफ्लो बोले एक ही बात है। अब ये कैसे निकालेंगे वो देखेंगे जरा। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है 1,30,000 रुपीज की दे रखी है नई मशीन की कॉस्ट, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है नहीं नई मशीन पे कुछ भी, तो सीधा यहां से माइनस कर देंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन, वो 20,000 की चली जाएगी। देखिए पहले वाले क्वेश्चनों में हम ये नहीं करते थे, लेकिन यहां पर कर रहे हैं, उसका रीजन है। यह आ गई इनिशियल, जिसको हम आउटफ्लो बोलेंगे। देखो मैं नई मशीन लेने गया, लेकिन पुरानी बेच भी तो रहा हूं। नेट पैसा कितना जा रहा है, नेट पैसा जा रहा है मेरा 1,10,000, इसीलिए हम इसे इनिशियल आउटफ्लो बोलते हैं, जो नेट जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट चालू होगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। इसे हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट, जिसे कैश फ्लो भी बोलेंगे, या कैश इनफ्लो बोल देते हैं। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। अब कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखना, हम लिखना शुरू करते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट। नई मशीन को लेने पर मुझे क्या बेनिफिट हुआ है, 60,000 रुपीज का बेनिफिट हुआ है। तो इसमें से पहले लेस कर देंगे इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, वो याद रखना। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं, अब ये हमें सीखना है। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड। ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना, न्यू माइनस ओल्ड। अब ये न्यू माइनस ओल्ड क्या है, हमने नई मशीन ली है लेकिन पुरानी बेच भी तो दी, तो जो पुरानी मशीन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो इस साल नहीं लगेगा। जब मैंने प्रॉफिट सिर्फ इंक्रीमेंटल लिया है तो डेप्रिसिएशन भी तो सिर्फ इंक्रीमेंटल वाला लूंगा ना। मैं पहले वाली मशीन से भी तो प्रॉफिट अर्न करता हूंगा, लेकिन मैंने वो प्रॉफिट नहीं लिखा। सिर्फ जो प्रॉफिट मेरा और बढ़ गया है नई मशीन के लेने से, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, 10,000 पेन मैं पहले बेचता था और अब मैं 15,000 पेन बेचने लगूंगा, तो 10,000 पेन पे भी तो प्रॉफिट कमाता हूंगा। मैंने वो कंसीडर नहीं किया,
सिर्फ 10 और 15 के बीच में जो प्रॉफिट अर्न किया विच इज 60,000 जो हमें गिवन है, हम वो कंसीडर कर रहे हैं। तो जो जो डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा वो 10 और 15 के बीच का ही तो लगाऊंगा। समझ में आ रहा होगा ना? तो यहां पर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब वो कैसे लगाते हैं उसके लिए हम ऊपर छोटा सा वो लिख लेते हैं। यहां पे देखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। पहले तो ओल्ड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? वो लग रहा है, मेरी आज की वैल्यू है 24,000 रुपए। ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आज की वैल्यू है 24,000 जिसकी लाइफ बची है 4 सालों की। तो डेप्रिसिएशन हो गया 6,000 का। ये ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन लगता है एसएलएम से। अब हम बात करते हैं न्यू की। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन। अब न्यू मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वो देखते हैं। हमारी न्यू मशीन की वैल्यू है 1,30,000 की। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 1,30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखी है इसकी 18,000 और इंस्टॉलेशन कॉस्ट है नहीं। तो कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन है 4 इयर्स। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहां पर 1,30,000 माइनस 18,000 और डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 28,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है मेरी मशीन के ऊपर, न्यू मशीन के ऊपर बेसिकली। तो हमने यहां पे लिख लिया है, ये इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। न्यू मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 28,000 का और ओल्ड के ऊपर लगा 6,000 का। तो दोनों का डिफरेंस आ गया 22,000। वो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। 60 में से 22 का डेप्रिसिएशन गया तो वैल्यू बच गई 38,000 की। वैल्यू बच गई 38,000 की। तो इंक्रीमेंटल जो बेनिफिट था वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल, इसको हम EBIT भी बोल देते हैं। इंक्रीमेंटल बेनिफिट को ही इंक्रीमेंटल EBIT बोल देते हैं। माइनस डेप्रिसिएशन किया तो मेरे पास बच गया EBT। इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स विच इज 30%। टैक्स हमारे को दे रखा है 30%। आप यहां देख सकते हैं 30% है। तो यहां पर हो जाएगा 38,000 का इंटू 30% हो गया 11,400 और माइनस इक्वल टू कर दिया तो आ गया 26,600। ये आ गया EAT आ गया। और बस अब इसके बाद हम करेंगे इसमें एडिड बैक डेप्रिसिएशन। कौन से वाला? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जो नेट इफेक्ट आया था 22,000 का, तो इसे कह देंगे हम कैश इनफ्लो। तो वो हो गया 48,600। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर मेरे पास ये है और सेकंड आंसर मेरे पास ये है। क्लियर हो गया है? ये हमारे पास आ गया सेकंड आंसर। और अब इसके बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसे हम कहते हैं अपना टर्मिनल पॉइंट। और ये है SLM मेथड का, लेकिन इंक्रीमेंटल वाला। यह है SLM लेकिन इंक्रीमेंटल वाला, ये याद रखना। टर्मिनल पॉइंट तो है लेकिन SLM इंक्रीमेंटल वाला है। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? यहां पर देखेंगे, हमारे को इसको निकालने का कॉन्सेप्ट होता है स्क्रैप वैल्यू और प्लस कर देते हैं लास्ट ईयर इंक्रीमेंटल बेनिफिट।
एसएलएम में तो जो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट होगा वही हर साल का बेनिफिट होगा, तो लास्ट ईयर का भी यही होगा। जो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट होगा वही लास्ट ईयर का बेनिफिट भी होगा। तो अब हम इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास स्क्रैप वैल्यू ऑफ अ न्यू मशीन कितनी दे रखी है, 18,000 की, जो हमारी आ गई है ये वाली, ये मैं निकाल रहा हूं इससे, और अब इसका भी एक निकालूंगा, वो देखेंगे, याद रखना। कंफ्यूजन नहीं होगी इससे आपको। लास्ट ईयर इंक्रीमेंटल बेनिफिट यही है जो मेरा ये वाला है, क्योंकि एसएलएम के अंदर जो फर्स्ट ईयर का बेनिफिट होता है वही लास्ट ईयर का भी होता है। तो 48,600 ये आ गया। तो इसका टोटल कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 60066। तो 66,600 आ गया मेरा टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल वैल्यू यही आ गई मेरी, ये हमारा आंसर है। क्लियर है, ये हमारा थर्ड आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा इंक्रीमेंटल बेनिफिट वाला क्वेश्चन भी। एक बार जल्दी से पूरा एक बार हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट के अंदर हम लोग अपने पुराने वाले प्लांट को, ओल्ड प्लांट को या ओल्ड मशीन को बेच देते हैं और नई मशीन को खरीद लेते हैं। तो जो नई मशीन को खरीदने पर एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बेनिफिट, जिसको मैंने यहां पर इंक्रीमेंटल बेनिफिट या फिर इंक्रीमेंटल ईबीआईटी कंसीडर किया है। और क्योंकि जब हम इंक्रीमेंटल बेनिफिट ले रहे हैं तो हम डेप्रीसिएशन भी इंक्रीमेंटल वाली ही लेते हैं, जो होती है न्यू माइनस ओल्ड। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में निकाल के दिखाया, न्यू है 28,000, ओल्ड है 6,000, दोनों का डिफरेंस आ गया है मेरे पास 22,000, तो वो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन हो गया। उसके बाद का कॉन्सेप्ट आगे का नॉर्मल पहले वाला ही है, और यहां पर एक चेंज होता है इनिशियल में, जो हमारा कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन होती है उसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड मशीन, क्योंकि एक्चुअल मेरा पैसा कितना जा रहा है। हमें यह तो पता है कि नई मशीन 1,30,000 की है, लेकिन यह भी देखना होगा कि ओल्ड मशीन कितने की बिकी है, क्योंकि पैसा तो नेट जाएगा, तो नेट गया 1,10,000 का। और लास्ट इफेक्ट आता है मेरा टर्मिनल पॉइंट पर। टर्मिनल पॉइंट को निकालने के लिए फिर बता रहा हूं, टर्मिनल पॉइंट इन केस ऑफ अ एसएलएम इंक्रीमेंटल का 4 मैंने बताए थे, 2 नॉर्मल मैं पहले करा चुका हूं, थर्ड ये वाला है एसएलएम में इंक्रीमेंटल का, और एक फोर्थ बताऊंगा टर्मिनल पॉइंट इंक्रीमेंटल का, लेकिन डब्ल्यूडीवी से। वो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, एक क्लास और लगेगी अभी इसमें, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर डैम श्योर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा यहां पर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहे तो मेरे से डिस्कस कर सकता है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है और कॉल भी कर सकता है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के चैप्टर के साथ।